नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ चाइना आज के समय दुनिया के सबसे पावरफुल देशों में से एक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है चाइना इज द सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड विद अ जीडीपी ऑफ ओवर 14 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन आपको पता है, एक समय ऐसा भी था जब आज से लगभग 40 साल पहले यानी कि 1978 के करीबन चाइना में पोवर्टी जो रेट था वो 97% था। और अब 2018 में घटकर यही पॉवर्टी रेट केवल 1.7% रह गया था। लेकिन अब जो 2024 है, इसमें जो पॉवर्टी रेट है वो 12% के करीब है। लेकिन अगले 30 सालों में एक ऐसा भयंकर ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला कि ये देश आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उस समय 1978 में चाइना का कंट्रीब्यूशन जो कि ग्लोबल जीडीपी में था केवल 1.7% था, जो कि उस समय भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन आज यही बढ़कर जो चाइना का कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल जीडीपी में वो हो गया है 19%, जो कि सन 2000 से 3 गुना ज़्यादा है। सोच सकते हैं आप, 3 गुना ज़्यादा। इनका पॉवर्टी रेट 12% कुल है और आज ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कई मायनों में इसे एक सुपर पावर कंट्री भी डिक्लेयर करा जा सकता है। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ये सब इतनी जल्दी हुआ कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि चाइना को हम चिन भी बोलते हैं, जिसे हम असल में क्विन बोलते थे, लेकिन वो बोलते बोलते चिन हो गया। लेकिन क्विन डायनेस्टी आज से लगभग 2000 साल पहले इस पूरे इलाके में राज करती थी और उसी ने इस चाइना को बनाया, इस चाइना को एक करगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि चाइना के लोग अपने आप को चाइना करके नहीं बुलाते, उनका असली नाम है जोंगो। इसका मतलब होता है मिडल किंगडम। उस समय चाइना जो था ना, मिडल एरिया में था, यानी कि एशिया यूरोप के मिडल एरिया में पूरा चाइना का हिस्सा या फिर चाइना का कंट्रोल हुआ करता था। और उससे आपस में यूनिफाइड किया था इस क्विन डायनेस्टी ने, और तभी हम इसे जोंगो भी बोलते हैं। आज इंडिया की चाइना से दुश्मनी तो है, लेकिन दुश्मनी किस चीज़ की है? बॉर्डर को लेकर। यहाँ पर जो है ना बॉर्डर, इन बॉर्डर को लेकर है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बॉर्डर में लोग रहते भी हैं या नहीं रहते? तो लगभग इसकी जो 90% आबादी है ना, वो इस इलाके में रहती है। यानी कि जो इंडिया से चाइना बॉर्डर शेयर करता है उस इलाके में लगभग 0% आबादी है। मतलब कुछ है ही नहीं आबादी, मान के चलो आप। जो आप उत्तराखंड में या फिर जम्मू कश्मीर में छोटे छोटे गांव देखते हो ना, वही गांव आपको इस इलाके में मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर बर्फबारी होने की वजह से वो गांव भी लगभग खाली हो जाते हैं। इस साइड आपको बर्फ वाला इलाका देखने को मिलेगा, इस साइड आपको रेगिस्तान मिलेगा, और कुछ मतलब एक प्रकार से खाली खाली इलाका है। और इनका जो असली इलाका है, जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ कमाई होती है, जहाँ फसलें उगती हैं, वो सब इलाका ये वाला है। और इसी ताकत के बल पर चाइना पूरे मिडल में एक ताकतवर किंगडम हुआ करता था 19th सेंचुरी में। लेकिन उसके बाद आया ब्रिटिश साम्राज्य। जैसे इंडिया में आया ना ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, सेम वही ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना में भी आई 19th सेंचुरी के बाद। लेकिन जो ब्रिटिश राज था उसने चाइना को इतना नहीं लूटा जितना इंडिया को लूटा था। इंडिया के हर इलाके में आपको ब्रिटिशर्स का कब्जा मिलेगा, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं था। जब ब्रिटिश कंपनी वहाँ आई उसके बाद इनके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। इसको हम पता कुछ और नाम से भी जानते हैं। उसका नाम है सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन, जो कि इनका फर्स्ट ओपियम वॉर था। कब? 1839 से लेकर 1842 तक, और ये एंड हुआ 1945 में। इस समय जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने ओपियम की खेती करना स्टार्ट कर दिया था। कहाँ? चाइना में। और चाइना के लोगों को लगभग जो ड्रग्स हैं उसके चक्कर में फंसा दिया था। और यहाँ के जो जड़ थी, यानी कि जो बच्चे थे, जो बूढ़े थे, वो सब इसके कारण मर रहे थे। यानी कि या तो पागल हो रहे थे या तो इसकी लत के कारण ऐसे ही पड़े थे, जिससे इनकी सारी इकोनॉमी लगभग तबाह हो गई। और पैसा ना होने के कारण जो पोर्ट्स थे, जो ट्रिटीज कराई ब्रिटिशर्स ने, जो इनकी टेरिटरी थी, वो सब चाइना को किसको दान करनी पड़ी? ब्रिटिशर्स को। लेकिन कुछ समय बाद वहां जन्म होता है माओ जेडोंग का, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इनका जन्म हुआ 1893 में और इनकी मृत्यु हुई 1976 में। इन्हें चेयरमैन माओ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक चाइनीज पॉलिटिशियन थे, रिवॉल्यूशनरी थे और पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, जिन्होंने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की नींव रखी। यानी कि जो आज हम चाइना देख रहे हैं ना, उनकी शुरुआत इसी ने की थी। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1949 में, और इनकी डेथ हुई थी 1976 में। इसके बाद माओ चाइनीज के सुधार के लिए एक कदम बढ़ाते हैं। इन्होंने 1 अक्टूबर 1949 को नींव रखी, फाउंडेशन रखी किसकी? पीआरसी। ये एक वन पार्टी स्टेट कंट्रोल थी और इसमें
दो चीज पर फोकस किया गया था, एक था लैंड डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा था इंडस्ट्रियलाइजेशन में। इसमें जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें लोग खेती तो करते थे, लेकिन उसमें ले दे के जो जमीन थी वो सरकार की थी। यानी कि लोग खेती करते, पैसा कमाते, तो खेती का जो पैसा था और खेती में जो भी उगता उसको उनको सरकार को देना ही पड़ता, वो उनकी मजबूरी थी। इसलिए उनको कुछ ज़्यादा फायदा हो नहीं रहा था लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन से। और दूसरा था इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक तो चाइना उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ा था, लेकिन माओ जेडोंग का कहना था कि लोग अपने घरों में भी ऐसा ही कुछ इंडस्ट्रियल एरिया या फिर कुछ ऐसा सामान बनाएं जिससे चाइना आगे बढ़ सके। लोगों ने बनाए भी, सामान बनाए, लेकिन वो सामान इतने घटिया क्वालिटी के थे कि वो ना बिकने लायक थे ना कुछ थे। इससे जो इनकी पॉलिसीज थी वो भी खराब हो गई और इनका जो कैंपेन था वो भी बंद हो गया। और कुछ ही समय बाद इस माओ जेडोंग के इतने खराब लीडरशिप के कारण यहाँ एक ग्रेट चाइनीज फेमाइन आ गई। यहाँ पर आप देखिए, जो ग्रेट चाइनीज फेमाइन है ना, इसका एरिया है 1958 से लेकर 1961 तक, और इसमें लगभग 15 मिलियन लोग मारे गए थे। जिसमें आप देख सकते हैं 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं, यानी कि 10 मिलियन में 1 करोड़ लोग, तो 15 मिलियन में 1 करोड़ 50 लाख। ये तो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो यहाँ पर लिखा है, जिसकी जानकारी है। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो गरीब लोग हैं, उनकी जानकारी ही नहीं होती, तो उनको आप रहने ही दीजिए। असल में माओ जेडोंग था तो एक डिक्टेटर ही, और डिक्टेटर की पॉलिसी होती ही है कि वो अपने मन से ही जो कुछ करेंगे सब अपने मन से करेंगे, बाकी दूसरों का तो कुछ सुनना ही नहीं है। और उसके बाद शुरू होता है कल्चरल रिवॉल्यूशन। कल्चरल रिवॉल्यूशन भी चाइना के इतिहास का बड़ा ही बेकार रिवॉल्यूशन साबित हुआ। क्यों? क्योंकि इस रिवॉल्यूशन में भी लगभग 50 मिलियन लोग मारे गए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, न्यू कल्चर एंड पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। इस रिवॉल्यूशन में भी लगभग 50 मिलियन लोग मारे गए थे, और जो कि ये चाइना का डेडलिएस्ट रिवॉल्यूशन में से ये भी उनमें एक शामिल है। और ये सब हुआ माओ की पॉलिसीज के कारण। और उसके बाद सन 1976 में लास्ट में माओ का देहांत हो जाता है। उनकी जो हालत है वो ख़राब हो जाती है, उनकी जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है, उस वजह से वो मारे जाते हैं, नहीं तो ये सिलसिला आगे भी चलते रहता। माओ जेडोंग के मरने के बाद जन्म होता है डेंग जाओपिंग का। डेंग जाओपिंग ये एक चाइना के ही एक पॉपुलर लीडर थे, जो कि बिलोंग करते थे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को। इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहा जाता था, क्योंकि इन्हीं के समय से इनकी इकोनॉमी यानी कि चाइना की इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म होना शुरू हुई। इनका मानना ये था कि इनका यानी कि माओ का अपनी चाइनीज इकोनॉमी पर हद से ज़्यादा कंट्रोल है, जिसे हमें थोड़ा बहुत तो ढीला करना ही पड़ेगा। अगर हम ढीला करेंगे तब जाकर जो लोग हैं वो हमारी सुनेंगे, अपना ज़्यादा व्यापार कर पाएंगे। लेकिन माओ ने ये सब नहीं करा, और आज हमारी इकोनॉमी इतनी बर्बाद हो चुकी है। और यहीं से शुरू होता है चाइना का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इनमें जो पहला सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया उसका नाम था हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम। और उसके बाद जो दूसरा आइडिया था वो था फैक्ट्री मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम। इसमें क्या था, जो फैक्ट्री थी उस समय वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग चलाते थे, लेकिन अब वो फैक्ट्री वहाँ के वर्कर्स चलाएंगे, ऐसा इनका कहना था। और इन्हीं सब पॉलिसीज के चलते, इन्हीं सब पॉलिसीज में सुधार के चलते एक समय ऐसा आया कि चाइना का जो एग्रीकल्चर ग्रोथ इंडेक्स है ना, वो काफ़ी आसमान छूने लगा। 1978 में यहाँ था, तो उसके बाद 81 में यहाँ, 84 में इधर, और करते करते 2005 में यहाँ पहुँच गया, और 2008 में यहाँ पहुँच गया, जो कि अपने आप में 10% का पूरा उछाल था इसमें। उसके अलावा जो ग्रेन प्रोडक्शन है यानी कि गेहूं का प्रोडक्शन है, उसमें भी काफ़ी उछाल देखने को मिला। और अब ऐसा समय आ चुका था कि जब चाइना काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा था और दुनिया में ग्रो करने वाला दूसरे नंबर का सबसे अच्छा देश बन गया था। एग्रीकल्चर में क्रांति लाने के बाद चाइना गया फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की तरफ, जिसमें इन्होंने लॉ ऑफ 9 ईयर कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान करा, जो कि ये 1 जुलाई 1986 को कर दिया था। यानी कि बहुत जल्दी कर दिया इसको। इंडिया को यहाँ तक यानी कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन लाने में लगभग 2009 में, यानी कि काफ़ी 20 या 30 साल का वक्त लग गया। और आखिरकार इंडिया के पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, जिसमें सन 4 अगस्त 2009 को इंडिया में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कर दी गई, जो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए होगा अंडर आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद चाइना ने फोकस किया टेक्निकल एजुकेशन पे, और इन्हीं सब एजुकेशन पे, टेक्निकल पे, एग्रीकल्चर पे फोकस करने के बाद आज चाइना इतना अमीर बन गया है,
जिसे हम आज कह सकते हैं कि वो दुनिया का सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री है। और सेकंड ही क्यों, आज हम बोलेंगे उसे कि दुनिया का पहले नंबर का यानी कि फर्स्ट मोस्ट पावरफुल कंट्री है दुनिया का, क्योंकि अमेरिका अब उतना रहा नहीं जितना चाइना का दबदबा है। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।